आप सबका स्वागत है। माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 44 में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में डाओ जेंग यू जेंग को कह रहा होता है, तुम्हारी शक्ल किसी जानवर से कम नहीं, एक बार जाके अपनी शक्ल आईने में जाके देखो और जंगल में जाके ढूंढो, कहीं तुम्हारा खोया हुआ बाप भी मिल जाएगा। वांग जेंग डाओ जेंग को कहता है, तुम ऐसा कह रहे हो, लगता है तुम्हें अपना खोया हुआ बाप मिल गया। तुम ही तो मेरे खोए हुए बच्चे थे, भूल गए क्या? आ जाओ अपने बाप के पास आ जा। तभी डाओ जेंग यू जेंग को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मेरी शक्ल तुम्हारे जैसे मिलती है? तुम तभी अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी डाओ जेंग यू जेंग से पूछता है, कहीं तुम्हारा बॉस तो नहीं आ गया? तभी यू जेंग कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो अगर इधर आता तो पूरा का पूरा राजमहल को तबाह कर देता, लेकिन वो आजकल बहुत आराम से आता है, किसी को पता भी नहीं चलता, तो ये धमाका उसने किया ही नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में 3 लोग को दिखाया जाता है जिन्होंने अभी भी तबाही मचाई होती है। वो लोग कह रहे होते हैं, तुम लोग कैसे हो? मैं वांग डांजी हूँ, वांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। क्या तुम लोग अपनी आज़ादी चाहते हो? तभी डुआनजी कहता है, मेरे हाथ में जो बोतल है उसके अंदर एक अलग तरीके का जहर है, इसका नाम स्माइलिंग जिक्वाइन पील है। अगर तुम लोग मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम्हें ये पीना होगा। और कहता है, मैं इस जहर का तोड़ तुम्हें हर रोज देता रहूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, एक कुत्ते की तरह। तभी जेल में से एक आदमी कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है हम लोग अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देंगे बस एक आज़ादी के लिए, और मैं तुम्हारा कुत्ता बन के रहूंगा? ऐसा हो नहीं सकता। तभी डॉन्जी कहता है, मुझे लगा कि तुम लोग मेरी बात मानोगे, इसीलिए मैं तुम लोग को हर महीने एक सिल्वर कॉइन की सैलरी भी दूंगा। ये सुनने के बाद वो आदमी चुप हो जाता है और कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और कहता है, तुम मुझे जैसा इस्तेमाल करना चाहते हो वैसा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और डॉन्जी अपने मन में कह रहा होता है, तो तुम पहले दिखावा क्यों कर रहे थे? अगर तुम इतना ही जल्दी मेरा कुत्ता बनने के लिए तैयार थे तो फालतू में नाटक क्यों किया? तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें यू जेंग के हाथ में एक दवाई दिखाई जाती है और कहता है, हम लोग वैसे भी बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें मरना ही है, तो मरने से पहले क्यों ना हम लोग थोड़ा मजा करके मरे। तभी डाओ जेंग कहता है, कितनी मजे की बात है, हुआंग फैमिली के हाथ में अभी भी बहुत सारी चालाकी बाकी है, मुझे अपने आंखों से देखना पड़ेगा लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। तभी डाउनजी पूरे गुनहगार को एक जगह पे जमा कर लेता है और कहता है, तुम सब लोग एक गुनहगार हो, आज से मैं तुम्हारा मालिक, अब से मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तभी उनमें से एक गुनहगार कहता है, तुमने कहा था कि हम लोग तुम्हारे कुत्ते बने, तो तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? तुम आखिर पाना क्या चाहते हो? तभी डाउनजी उन लोगों को कहता है, तुम लोग बस मेरे लिए एक हथियार के बराबर हो। तो तुम लोग को मैं ये बता देता हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं इस राज्य का राजा बनूं और एक दिन पूरे इस देश पे राज करूं। डाउनजी एकदम डरावना सा चेहरा बना के कह रहा होता है, मेरे रास्ते के बीच जो आएगा मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा और मैं इस देश का राजा बन के दिखाऊंगा, और मैं एक ऐसा राजा बनूंगा जो पूरे देश के लोग मुझसे डरेंगे। इस देश में जिसके पास ज़्यादा पावर रहता है वही राज कर सकता है, और वो पावर मेरे हाथों में है। तुम्हें सुन के झटका लगाना मेरे प्लान के बारे में, लेकिन तुम लोग एक गुनहगार हो, तुम उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। और अपने मन में कह रहा होता है, ये लोग मेरी बात सुन के एकदम चौंक गए हैं और ऐसा लगता नहीं कि इन लोग के बीच में कोई धोखेबाज खड़ा हो। तभी यू जेंग डाओ जेंग को कहता है, ये कितनी अजीब बात कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? तभी डाओ जेंग यू जेंग को कहता है, जैसे कि तुम्हारे बॉस ने कहा था, इसे मिडिल स्कूल से ही सेकेंड सिंड्रोम की बीमारी है, शायद इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तभी डुआनजी का एक आदमी पीछे से आके कहता है, मालिक मैंने उसको ढूंढ लिया, वो एक दूसरे जेल में बंद था। तभी डुआनजी कहता है, फटाफट उसे इधर लेके आओ और उसकी बेड़िया खोल के लाना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, उसके हाथों में जो बेड़िया होती है उसे खोल दिया जाता है। तभी डुआनजी कहता है, आप कैसे हो जाड़े फेस राक्षा, मुझे लगता है कि आप हुआंग फैमिली की फिर से मदद कर सकते हैं। तभी राक्षा कहता है, पहली बात, मैं इधर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन कितनी दुख की बात है, यहाँ पर मेरे से ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है, इस डागन राज्य में मुझसे ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है, मैं वो लोग से अपना बदला ज़रूर लूँगा जिसने मुझे इस जेल के अंदर बंद किया। नेक्स्ट सीन में हमें ली के घर का दिखाया जाता है। ली लीजो से पूछ रहा होता है, तुम जाड़े सेल के बारे में कैसे जानती हो?
मुझे तो याद नहीं मैंने तुम्हें कभी बताया हूँ जाडेसिल के बारे में। तभी लीजो खाते हुए कह रही होती है, ये बात तो पूरे राज्य में फैली हुई है, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद राज्य में बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और ली से पूछती है कि जाडेसिल इतना खतरनाक है? तभी ली लीजो कहता है, मैं आज तक ठीक नहीं हो पाया हूँ उसके एक हमले से। और अपने मन में कह रहा होता है कि पूरे राज्य के आम आदमी लोग को भी मालूम है, तो इसका मतलब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की, और इसका फायदा विद्रोही सेना उठाएंगे। तभी लीजो हंसते हुए ली से पूछती है, तो क्या आपको कहीं पर कुछ दिक्कत है, खास करके उस जगह पर? तभी ली पानी पी रहा था, वो पानी पूरा फेंक देता है, मैं अभी क्या कहा मुझसे? तभी लीजो दूसरी बात करते हुए कहती है, मैं तो बस आपके शरीर के बारे में कह रही थी, इसमें कुछ गलत बात है? तभी ली लीजो को कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं 80% तक रिकवर हो चुका हूँ, बस 20% बाकी है। अब जब तुमने ये बात कह दी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे मालूम है कि जाडेसिल किस तरह काम करता है, अब वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तभी लीजो ली से पूछती है, तो इसका मतलब हम लोग को ये जगह छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं? तभी ली लीजो को कहता है, तुम्हारी खुद की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा कि तुम पहले इधर से चली जाओ। तभी लीजो ली को कहती है, अगर आप इस राज्य को बचा नहीं सकते तो इसका मतलब कोई भी इधर सुरक्षित नहीं है। तभी ली कहता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो किसी की तारीफ करना। तभी पीछे से जो आ जाती है और वो कहती है, तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी लीजो हंसते हुए कहता है, हम दोनों तुम्हारी सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम कितनी सुंदर हो। तभी जो शर्माते हुए कहती है, तुम लोग अभी ये बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये बात तो सच है कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हुई? और तुम ली, तुम बहुत ही ज़्यादा मक्खन लगा रहे हो मुझे आजकल। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ली के दरवाजे पे कोई खटखटा रहा होता है और कह रहा होता है, क्या घर पे कोई है? हम लोग सरकारी कर्मचारी से आए हुए हैं। तभी ली अपने मन में कह रहा होता है, क्या सरकारी कर्मचारी? इसका मतलब क्या वो लोग मुझे पकड़ने आए हैं? तभी ली दरवाजा खोलता है, वो लोग को अंदर लाता है और वो लोग ली को कहते हैं, अभी अभी हमारे राज्य की जेल में से बहुत सारे गुनहगार भाग गए हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखना, ज़्यादा लेट तक बाहर मत निकलना, बस मुझे यही कहना था, अब हम लोग जा रहे हैं। और वो सिपाही अपने मन में कह रहा होता है, मास्टर चेन्नई ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पे इसको आके मैसेज कर दूँ कि क्या हो रहा है राज्य में, क्या इसका मतलब ये लोग महारानी के करीबी रिश्तेदार हैं? तभी जो अपने मन में कह रही होती है, क्या सारे गुनहगार हमारे जेल से बाहर निकल गए? वो सब लोग बहुत ही खूंखार और खतरनाक किस्म के लोग हैं और वो लोग मार्शल आर्टिस्ट भी जानते हैं। अब पूरा राज्य खतरे से घिर गया है, अब पता नहीं मैं क्या करूं। ये नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जो और लीजो बात कर रहे होते हैं और ली के ऊपर एक कबूतर आया होता है और वो कबूतर एक मैसेज लाया होता है ली के लिए। ली अपने मन में कह रहा होता है, मुझे याद आया, ये कबूतर तो मैंने उस ह्यू जेंग के पास छोड़ा था, लगता है कि वो जेल से बाहर निकल गया है। एक कबूतर ली को एक चिट्ठी देता है। ली उस चिट्ठी को खोल के पढ़ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, अब मैं समझा, वांग फैमिली ये सब कर रहे हैं और वो लोग अपने वांग फैमिली के पुराने घर के पास छुपे हुए हैं। वो लोग बहुत चालाक निकले, चेन्नई कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो लोग इतने इतने काबिल हैं। नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है, जो बहुत गुस्से में होती है और वो दरवाजे को लात मार के अंदर घर के अंदर आती है और वो कहती है, सब लोग बेकार हैं, और अपने मन में कह रही होती है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, हम लोग पूरे रात भर गुनहगार को ढूंढ रहे थे लेकिन आज अभी तक हम लोग को किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला, वो लोग किधर छुपे और वो लोग किधर भाग गए, कितना दिमाग खराब हो रहा है। ये कह रही होती है, वो सब लोग कितने खतरनाक और कितने जालिम हैं। तो टेबल पे आके बैठ जाती है और अपने मन में कह रही होती है, वो सब लोग गुनहगार पता नहीं किधर भाग गए, पूरे राज्य के लोग अभी डर में जी रहे हैं, पता नहीं कभी भी राज्य में कुछ भी हो सकता है। और कह रही होती है, वो लोग आखिर छुपे किधर हैं, कहीं वो लोग ये राज्य छोड़ के भाग तो नहीं गए? ऐसा हो भी सकता है कि वो लोग इस राज्य में छुपे हो। तभी ली वहाँ पे आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो? किसने मेरी प्यारी बीवी को इतना गुस्सा दिलाया? ये सब छोड़ो, ये लो मैं तुम्हारे लिए लेमन टी लाया हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, एक बार इसे ट्राई करके तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तभी ली जो को कहता है, और एक और बात, तुम वांग फैमिली के पुराने घर के पास मत जाना, मुझे पता चला है कि वहाँ पे बहुत सारे गुनहगार छुपे हुए हैं जो कल जेल तोड़ के बाहर निकले हैं। तभी जो ली से पूछती है, क्या तुम्हें कैसे मालूम चला? तभी ली हंसते हुए जो को कहता है, ऐसा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैंने अपने पुराने दोस्त जैंग टाउ से सुना है जो सब्जी बेचता है, और अपने मन में कह रहा होता है, मैं जो को नहीं बता सकता, जिसने मुझे ये बात बताई है वो खुद भी जेल तोड़ के बाहर निकला है।
अभी जो अपने मन में सोच रही होती है, सब्जी बेचने वाले को मालूम है लेकिन हमारे सिपाहियों तक को मालूम नहीं है, और अपने मन में कहती है ये बात सच है या झूठ, ये सब मुझे बाद में मालूम चलेगा, मुझे चेन्नई को उधर भेजना पड़ेगा उस देखने के लिए कि उधर आखिर चल क्या रहा है। इसी के साथ चैप्टर 44 यहाँ पे खत्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे चैप्टर 45 में।